नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पूर्णिया में फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाने में पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। व्यवसायी का आरोप है कि पप्पू यादव ने पहले 2021 में रंगदारी के तौर पर 10 लाख रुपए मांगा था। साल 2023 में भी रंगदारी और सोफा मांगा गया था। कुछ दिन पहले पप्पू यादव के सहयोगी अमित यादव पर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। व्यवसायी का कहना है कि पहले अमित यादव ने रंगदारी मांगी, फिर पप्पू यादव से भेंट करने को कहा। जब वो मिलने नहीं गया तो 4 जून को उससे धमकी दी गई कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो पूर्णिया छोड़ दो। व्यवसायी राजा कुमार की सुरक्षा में फिलहाल पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं पप्पू यादव ने सारे आरोप को खारिज कर दिया है। पप्पू यादव ने साजिश का आरोप लगाया है। अप्रैल 2021 उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया। किसने? पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के, जो कि BSNL में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में SDO के पोस्ट पे रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं, तो बोले राजा जी कहाँ है? तो हम बोले पूर्णिया में है। तो बोला आपको MP साहब को मदद करना है। उसके बाद वो हमको डिमांड किए। इसमें जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर पप्पू यादव का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने पूर्णिया में घृणित साजिश रची। एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी जांच करवाई जाए। पप्पू यादव ने कहा है जो दोषी हो उसे फांसी दे दे। तो ये पोस्ट भी सामने आया है कि मेरे बढ़ते प्रभाव से लोग परेशान हैं और इस बार निर्दलीय चुनाव जीत करके सांसद बने हैं पप्पू यादव। और उन्होंने लिखा है कि परेशान लोगों ने पूर्णिया में घृणित साजिश रची है। एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश बेनकाब करने की बात पप्पू यादव ने कही है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, वहीं नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह की बात करें तो कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बने हैं। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बने हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री बने हैं। संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है और गृह मंत्रालय से पहले भी अमित शाह के पास रहा। तो कई ऐसे विभाग हैं जो विभाग पुराने चेहरों को ही दिया गया है। रक्षा मंत्रालय एक बार फिर से राजनाथ सिंह के पास ही है और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय एक बार फिर से वो संभालेंगे। दूसरे कार्यकाल में भी इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। वित्त मंत्रालय एक बार फिर से निर्मला सीतारमण के ही पास है। वहीं सड़क और परिवहन मंत्रालय की बात करें तो नितिन गडकरी एक बार फिर से इस मंत्रालय को संभालेंगे। इसके साथ साथ गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय इस बार दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको विभाग दिए गए हैं। और चिराग पासवान की अगर बात करें तो उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया गया है। तो कई ऐसे चेहरे हैं बिहार से जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है, तो कई को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान मंत्रालय दिया गया है
और शिवराज सिंह को इस बार जगह। शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इस बार शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का जो अहम मंत्रालय है जेपी नड्डा इसको संभालेंगे। जेपी नड्डा को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इस बार बनाया गया। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें तो रेल मंत्रालय ये संभालेंगे, इनके पास रेल मंत्रालय रहेगा। ललन सिंह की अगर बात करें तो पंचायती राज मंत्री बने हैं ललन सिंह। तो बिहार के भी कई चेहरे कैबिनेट में शामिल हैं। नित्यानंद राय की अगर बात करें तो एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बने हैं, कृषि राज्य मंत्री बने हैं। इसके साथ संजय सेठ की अगर बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। तो विभागों का मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो हो चुका है। सतीश चंद्र दुबे की अगर बात करें तो इनको कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मोदी कैबिनेट में इस तरीके से हिस्सेदारी इन चेहरों की होगी। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ मनसुख मांडविया की बात करें तो श्रम मंत्री इस बार बने हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। इसके साथ किरेन रिजिजू की अगर बात करें तो इनको संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय कैबिनेट में संभालेंगे। भूपेंद्र यादव के बाद से जो दूसरा चेहरा है वो जी किशन रेड्डी का है, जो कोयला एवं खनन मंत्रालय को संभालेंगे। तो मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। घरों में टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन और बिजली की सुविधा होगी। मोदी की नई कैबिनेट की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। वहीं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा हुआ है। जो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्री पद से आलमगीर आलम ने इस्तीफा अपना दे दिया है। बिरसा मुंडा जेल में आलमगीर आलम बंद है। जेल से पत्र के जरिए उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। तो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तो सीएम चंपाई सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा गया है। आज इस्तीफा को लेकर के अधिसूचना जारी हो सकती है। 15 मई को ईडी ने टेंडर में कमीशन के मामले में गिरफ्तार इनको किया था। आलमगीर आलम का विभाग अब सीएम चंपाई सोरेन के पास से। तो झारखंड से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और जिस तरीके से लगातार एक्शन चल रहा था आलमगीर आलम पर, इनके जितने भी विभाग थे वो पहले सीएम चंपाई सोरेन के पास गए और अब खबर ये सामने आ रही है कि आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। इनके इस्तीफे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब इनके ऊपर ये आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं तो देरी भी हो रही है और बीजेपी भी इसको लेकर के लगातार सवाल जो है वो खड़े कर रही थी। और इस बीच खबर की आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। बता दें कि जेल से ही पत्र के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो सीएम चंपाई सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी ये इस्तीफा जो है वो भेज दिया गया है कि वो पद से हट रहे हैं। आज इस्तीफा को लेकर के अधिसूचना भी जारी हो सकती है। तो टेंडर कमीशन घोटाला का यह पूरा मामला सामने आया, जिसको लेकर के लगातार केंद्रीय एजेंसी की दबिश देखने को मिली। अभी जेल में ये बंद है और जेल से पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अविनाश, फंसे तो थे ही आलमगीर आलम, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर के सवाल उठ रहा था कि देरी हो रही है, लेकिन अब इस्तीफा उनका अब सौंपा गया है। अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, देर रात ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने जेल से पत्र के माध्यम से, और जो जेल का मैनुअल कहता है उसी के आधार पर उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है, राजभवन भेजा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है, राहुल गांधी को भेजा गया है और आज इसकी एक अधिसूचना जारी हो सकती है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है, और आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों भी अगर आप देखें कि आलमगीर आलम का जो विभाग था, चाहे वो ग्रामीण विकास की कहें, ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें, पंचायती राज की बात करें, ये सभी विभाग मुख्यमंत्री को शिफ्ट कर दिया गया था और अब मुख्यमंत्री इस विभाग को देख रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बिना पोर्टफोलियो वाले ये मंत्री अब रहेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पार्टी की तरफ से, मतलब कांग्रेस की तरफ से बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था और मीडिया में भी ये जानकारी दी गई थी कि आलमगीर आलम को उनकी स्वेच्छा के आधार पर ही छोड़ दिया गया है कि वो कब इस्तीफा देंगे। इस दौरान जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और चुनाव खत्म होने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस्तीफा अब उन्होंने भेज दिया है।
और जो जानकारी आ रही है ये एक्सेप्ट भी होगा और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि अगर आप सीट जो है बर्थ जो खाली हो रहा है, कल भी आपने देखा कि गांडे से जो निर्वाचित कल्पना सोरेन है उन्होंने शपथ ले ली है, तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि कैबिनेट में भी फिर से कैबिनेट में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया जाए, मतलब कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। जी अविनाश, अगर सियासी नफा नुकसान की अगर बात करें तो एक छवि पर भी बड़ा असर पड़ा, कांग्रेस के जेएमएम साथ थी, तो आने वाला भविष्य किस तरीके से अब आलमगीर आलम का नजर आता है? निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं और जिस टेंडर में कमीशन के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई 15 मई को, उसके बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें और आलमगीर आलम की छवि को लेकर बात करें तो जरूर इसमें एक धक्का पहुंचा है और पार्टी इसको लेकर विचार भी कर रही है। चुनाव के दौरान भी जब मैं उनके इलाके में था, पाकुड़ के इलाकों में, तो वहां से जो बातचीत हो रही थी, लोग जो बता रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पूरी तरह से एक राजनीति है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जरूर उन्होंने कुछ किया है तभी उनकी गिरफ्तारी। बिल्कुल अविनाश, तो एक छवि पर भी एक जो असर है वो पड़ा है इस पूरी घटनाक्रम के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली नई जिम्मेदारी पर चिराग पासवान ने कहा कि पीएम ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। ऐसे मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय मिलने के बाद जीतनराम मांझी ने खुशी जताई है। मांझी ने कहा कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे। जीतनराम मांझी को जिम्मेदारी मिली है, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। सर बहुत बहुत बधाई आपको, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। चलिए, हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का, और सही बात है कि जिस परिवेश से हम आते हैं उस परिवेश के लायक ये विभाग है, उसमें हम अच्छा करके गरीबों को उत्थान करना चाहेंगे। इसलिए क्या आपकी प्राथमिकता होगी, चूंकि आपके एजेंडे में गरीब तबका, शोषित तबका पहले से रहा है, इसीलिए तो सूक्ष्म और लघु उद्योग गरीब से संबंधित ही है। ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लाभान्वित कर सकेंगे। अब डिपार्टमेंट को देखेंगे, समझेंगे, इसके काफी काम करेंगे, करने का गुंजाइश है। इसलिए हम ये नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को 2 मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। नई जिम्मेवारी मिलने पर सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और पूरी जिम्मेवारी से उसे पूरा करने की बात कही। जिम्मेवारी मिली है, एकदम बढ़िया ढंग से, अच्छा ढंग से 100% काम को करने का प्रयास करेंगे हम। पहला बार विभाग मिला है, विभाग को पहले समझेंगे, क्या उसमें हम कर सकते हैं, बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए, निश्चित रूप से उस पर प्रयास करके करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, अब बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे हम लोग। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है। यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नई सरकार में विकास की गति और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को फिर से दोहराया है, कृषि के काम को बढ़ाया और देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, इसकी चिंता पहले ही कैबिनेट में उन्होंने शुरुआत की है और जो 100 पॉइंट का एजेंडा है उस पर काम शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने नई सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में 0 सीट आया था तो हम लोग विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में 4 सीट आई है तो विधानसभा चुनाव में 4 गुना सीट लेकर आएंगे। शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए। 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4 तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। चलिए और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।